नमस्कार, मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम। भारत के सीजीआई बी.आर. गवई ने एक बार फिर से उसी भाषण को दोहरा दिया है जो उन्होंने अभी कुछ दिन पहले इटली में दिया था। इटली में उन्होंने बार बार बुलडोजर वाले केस का जिक्र किया था और ये कहा था कि हमने आश्रय के अधिकार को स्थापित करने की कोशिश की और सरकारों द्वारा मनमानी तरीके से जो बुलडोजर कार्रवाई की जा रही थी उसको रोकने की कोशिश की थी। उसके साथ ही उन्होंने एक उस बात को भी दोहराया है जो उन्होंने अपने पहले भाषण में कही थी कि मेरे लिए न संसद सर्वोच्च है, न कार्यपालिका सर्वोच्च है, न न्यायपालिका सर्वोच्च है, मेरे लिए केवल संविधान सर्वोच्च है। संविधान सर्वोच्च है ये भारत का हर नागरिक कहता है, लेकिन उसी संविधान ने संसद को सर्वोच्चता दे रखी है और उससे ऊपर राष्ट्रपति को सर्वोच्चता दे रखी है। क्या बी.आर. गवई उसको नहीं मानते हैं? अगर मानते हैं तो बार बार वो ऐसा कहकर क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ वो चाहे इटली हो या अमरावती हो, वो बुलडोजर वाले केस का बार बार जिक्र करके भी क्या कह देना चाहते हैं। क्या वो भारतीय जनता पार्टी को या नरेंद्र मोदी को या फिर योगी आदित्यनाथ को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो आपकी नीतियों से संतुष्ट नहीं है? आप सबको याद होगा कि बी.आर. गवई की पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। उनके पिता कांग्रेस की कृपा से राज्यपाल रहे हैं, सांसद रहे हैं और उन्होंने ये भी बताया था अपने एक भाषण में कि मैं तो वकील बनना चाहता था, लेकिन मेरे पिता ने कहा था कि नहीं, तुम जज बन जाओ, मैं तुम्हें जज बनवा देता हूँ। तो वो जज भी अपने पिता की कृपा से ही बने थे। ये भी एक स्पष्ट और ओपन सीक्रेट है। अब सवाल उठता है कि फिर सीजीआई बनने के बाद ऐसी बातें बी.आर. गवई साहब क्यों कर रहे हैं? ये तो वही जाने, क्योंकि इससे पहले न तो संजीव खन्ना ने इतने ज्यादा भाषण दिए थे और ना ही चंद्रचूड़ ने भी इस तरीके की बातें तो भाषणों में तो कम से कम नहीं की थी। हालांकि उनके तमाम फैसलों पर आपत्तियां हैं, तमाम निर्णयों पर आपत्तियां हैं, लेकिन वो भी एक संतुलन की बात करते हुए, व्यवहार करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन बी.आर. गवई ने जब से शपथ ली है तब से वो लगातार ऐसी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं और अब तो वो अपने पूरे के पूरे भाषण को ही रिपीट करने लगे हैं राजनेताओं की तरह से। इस सब का क्या मतलब है? इस सब के पीछे क्या कारण है? अब ये लोगों को सोचना पड़ेगा। एक तरफ बी.आर. गवई ये कहते हैं कि संविधान सर्वोच्च है, तो फिर उसी संविधान में जो वर्णित है कि संसद को कानून बनाने और कानूनों में संशोधन करने का विशेषाधिकार प्राप्त है, जो अधिकार न तो न्यायपालिका के पास है न कार्यपालिका के पास है, वो केवल और केवल संसद के पास है। हाँ ठीक है, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना पड़ता है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन पास हुआ था केशवानंद भारती केस में, उसके 12 साल बाद भारत की संसद में एक ऐसा कानून पास हुआ जो संविधान के दायरे से बाहर जाकर था और संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का स्पष्ट तौर पर हनन था। वो भारत के न्यायालयों के भी क्षेत्राधिकार का हनन था। उसके बावजूद उस पर कभी न तो सुप्रीम कोर्ट ने, न किसी सीजीआई ने, न सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने आपत्ति जताई थी। ये कानून था वक्फ एक्ट का, जिसमें स्पष्ट तौर पर वक्फ बोर्ड को एक ऐसी संस्था बना दिया गया था जो जिस भी जमीन पर कहे अपना अधिकार जता सकती है और उसके खिलाफ किसी भी नागरिक को कहीं अदालत में अपील करने का अधिकार नहीं होगा, बल्कि जो वक्फ बोर्ड की ट्रिब्यूनल होगी उसी में वो अपील कर पाएगा। और वहां पर भी वो वक्फ के ही मेंबरान बैठे होंगे, मजहब विशेष के लोग बैठे होंगे और अगर वो ये मान लेते हैं, उनका ही सर्वेयर होगा और वो अगर कोई फैसला दे देते हैं तो उसकी अपील वो व्यक्ति केवल और केवल हाई कोर्ट में कर सकता था। और एक आम आदमी जिसकी जमीन जाती थी वो ऐसी न तो ताकत रखता था, न उसके पास पैसा होता था, न उसके पास वकील होते थे और इसी वजह से वक्फ बोर्ड ने देखते ही देखते लाखों एकड़ की जमीनों पर कब्जे कर लिए और ये सब लगातार चलता रहा। इस पर कभी सुप्रीम कोर्ट पर आपत्ति नहीं हुई। बाद में जब इसको लेकर याचिकाएं डाली गई तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका डालने वाले वकीलों को भगा दिया और ये कह दिया कि जाओ, पहले आप हाई कोर्ट जाओ। अब उसी वक्फ बोर्ड में जब संशोधन हुआ तो फिर इन्होंने बहुत जल्दी से याचिकाएं सुननी शुरू कर दी, जबकि इन्होंने यही कहना था कि पहले आप हाई कोर्ट जाइए। पर तब इन्हें ऐसा लगा कि नहीं, इन याचिका को जरूर सुना जाना चाहिए।
अब मैं दूसरा सवाल पूछता हूं कि जब याकूब मेनन के लिए आधी रात को कोर्ट खुली थी तो क्या इसका जिक्र संविधान के किसी अनुच्छेद में है कि किसी आतंकवादी की फांसी रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट रात के 2 बजे अदालत लगाएगा? या इसी तरीके की जो दूसरी घटनाएं हुई जिसमें जो अपराधियों को विशेषाधिकार दिए गए, उसका जिक्र क्या किसी संविधान के अनुच्छेद में है? केजरीवाल की जमानत का मामला आप ले लीजिए, क्या संविधान में कहीं लिखा हुआ है कि लालू प्रसाद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे जो बड़े अपराधी हैं उनको केवल किसी इसी आधार पर जमानत दे दी जाए कि वो विशिष्ट हैं, वो राजनीतिक पार्टियों से संबंध रखते हैं या उनके बड़े नेता हैं? जबकि संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, समानता का अधिकार भारत के हर नागरिक को प्राप्त है। अगर लालू यादव को और केजरीवाल जैसे लोगों को, कनिमोझी जैसे लोगों को, ए राजा जैसे लोगों को जमानत दी जा सकती है, तो फिर भारत की अदालतों के जो केस पेंडिंग है और उन केस पेंडिंग की वजह से करोड़ों लोग भारत की जेलों में पड़े हुए हैं, आप उनको क्यों नहीं जमानत दे देते हैं? उनके साथ फिर आप समानता का व्यवहार क्यों नहीं करते हैं? आप बार बार ये कहकर के संसद नहीं, संविधान ही सर्वोच्च है, तो फिर संविधान को मानते क्यों नहीं है? आप 1 महीने से ज्यादा हो चुका है आपको सीजीआई बने हुए, लेकिन आज तक आपने यशवंत वर्मा के मामले में एफआईआर करने की ना तो परमिशन दी और ना ही ईडी सीबीआई को आदेश दिया कि इस व्यक्ति के घर पर करोड़ों रुपए का कैश मिला था, आप इसके खिलाफ जांच कीजिए। तब आपको संसद की सर्वोच्चता और संविधान की सर्वोच्चता याद नहीं आती है। तब आपको ये याद नहीं आता है कि इस देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उन्हें एक विशेषाधिकार दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की एक प्रेसिडेंस के माध्यम से, और उसमें ये कह दिया गया है वीरास्वामी केस के बाद में कि जज चाहे वो हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का, कितने भी घिनौने, कितनों भी जघन्य अपराध में वो लिप्त पाया दिखे, उसके बावजूद उसके खिलाफ कोई एक्शन, कोई एफआईआर, कोई जांच नहीं हो सकती जब तक कि भारत का सीजीआई इसकी परमिशन न दे दे। अगर आप संविधान को सर्वोच्च मानते हैं तो आपका सबसे पहला काम तो यही होना चाहिए था कि आप ये कहते कि यशवंत वर्मा के घर पर कैश मिला है, इसकी जांच रिपोर्ट भी आ गई है, जो कि एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई हुई 3 जजों की कमेटी थी जिसमें 2 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस थे और एक जज थे। उसके आधार पर यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। जिस कॉलेजियम ने इस मामले को दबाने की कोशिश की थी उसका हिस्सा जस्टिस BR गवई भी थे। इतना सब होने के बावजूद, पूरे देश में हंगामा होने के बावजूद, आप संविधान की सर्वोच्चता को ध्यान में रखते हुए ऐसा नहीं करते हैं। आपकी नियुक्ति कॉलेजियम के माध्यम से हुई है, लेकिन उस कॉलेजियम का जिक्र कहीं भी संविधान में नहीं है। संविधान में इतना सा जिक्र था कि भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से जजों की नियुक्ति करेंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन बाद में 1993 के एक केस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के ही जजों ने यह निर्णय कर दिया कि नहीं, अब ये जो नियुक्ति होगी वो एक कॉलेजियम के द्वारा होगी। पहले उसमें 3 जज थे सीनियर मोस्ट और बाद में उसकी संख्या बढ़ाकर 5 कर दी गई और विशेष परिस्थितियों में 6 भी हो जाती है अगर उस 5 में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अगला सीजीआई बनने वाला है। तो क्या यह संवैधानिक नहीं है? क्या ये असंवैधानिक नहीं है जो कॉलेजियम जजों की सीनियरिटी को बाईपास करके किसी भी व्यक्ति को हाई कोर्ट में जज या सुप्रीम कोर्ट में जज बना देता है, जबकि संविधान में स्पष्ट तौर पर हर नागरिक के समानता के अधिकार के संरक्षण की बात की गई है। ऐसे मामलों में क्यों सीजीआई को संविधान याद नहीं आता है? अगर वास्तव में वो संविधान के अनुयायी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, तो सबसे पहले उन्हें इस कॉलेजियम को खत्म करने की पहल करनी चाहिए और साथ ही साथ जो एक निर्णय है, जो एक प्रेसिडेंस है कि भारत के किसी भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ कोई एफआईआर, जांच और इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता है, इस परंपरा को तोड़कर ये कह देना चाहिए कि जिस तरीके से आम नागरिकों के खिलाफ एफआईआर हो सकती है, जांच हो सकती है, उसी तरीके से जजों के खिलाफ भी हो सकती है। हाँ, अगर सीजीआई को परमिशन देने की बात आपको रखनी है तो इसको लेकर 24 से 48 घंटों के भीतर सीजीआई को उसकी परमिशन जरूर देनी चाहिए, न कि उस मामले पर लीपापोती करने की कोशिश करनी चाहिए जैसा कि यशवंत वर्मा के मामले में हुआ।
यशवंत वर्मा के मामले में आपने चुप्पी साध रखी है, आप उस पर कुछ बोलते हुए नजर नहीं आते हैं, लेकिन आप बार बार उपराष्ट्रपति द्वारा जब ये सवाल उठाया जाता है कि कॉलेजियम का जिक्र संविधान में नहीं है, तो फिर आप ये कहने लगते हैं कि हमारी नजर में संसद सर्वोच्च नहीं है, संविधान सर्वोच्च है। भारत के हर नागरिक की नजर में संविधान ही सर्वोच्च है, लेकिन आपको उसे मानना तो पड़ेगा। अपने फायदे के लिए आप संविधान को सर्वोच्च बता देंगे, लेकिन अपने ही फायदे के लिए उसको सर्वोच्च मानेंगे भी नहीं, तो ये कैसे चलेगा? आप लोगों का इस पर क्या कहना है? क्या आप भारत के इस कॉलेजियम सिस्टम जो कि असंवैधानिक है उससे सहमत है? क्या आप चाहते हैं कि भारत के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ भी अगर वो किसी अपराध में लिप्त है, किसी घिनौने कांड में लिप्त है, तो जांच होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए, और सीजीआई की परमिशन का जो एक उन्हें कवर दे रखा है, उस कवर को भी हटाए जाने की जरूरत है। आप इस बात को लेकर अपनी राय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा सकते हैं। हम एक कमेंट में सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई का पता उसमें पिन कर देंगे। आप उसे देखकर आपकी जो भी राय है जरूर अपनी राय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक पहुंचाएं, जिससे उन्हें पता चल सके कि भारत के वो नागरिक जिन्हें भारत के ही संविधान ने सर्वोच्च शक्ति दी है, यानी कि भारत की जो संप्रभुता है, वो न तो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के पास है, न राष्ट्रपति के पास है, ना ही संसद के पास है। भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, उसमें स्पष्ट तौर पर भारत की संप्रभुता भारत के नागरिकों के पास है, और ये जो सीजीआई है या जो सुप्रीम कोर्ट है वो संसद के प्रति जवाबदेह नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली उन्हें भारत के नागरिकों के प्रति तो जवाबदेह होना ही पड़ेगा। अगर वो ये कहते हैं कि संविधान सर्वोच्च है, तो फिर उन्हें नागरिकों को, जनता को भी सर्वोच्च मानना पड़ेगा। इसलिए आप अपनी राय दीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों की राय जब सीजीआई महोदय के पास पहुंचेगी, तो उन्हें भी ये समझ में आएगा कि जनता वास्तव में चाहती क्या है। जनता जो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम और जजों की मनमानी है, उस पर क्या कह रही है, ये उन्हें पता चलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।